दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जातक कथाएं। ये शिक्षाप्रद कहानियां हैं, तो पढ़ते हैं इसको। जातक कथाएं। बुद्धिमान मुखिया। बहुत दिनों की बात है। रेगिस्तान के किनारे कुछ दूर एक हरा भरा खुशहाल गांव था। उस गांव के आसपास की धरती बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए खूब अन्न पैदा होता था। गांव वाले सभी तरह से संपन्न और सुखी थे। उस गांव का बूढ़ा मुखिया बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान था, इसलिए गांव में लड़ाई झगड़े आदि की घटनाएं नहीं होने पाती थी। यदि किन्हीं लोगों में मन मुटाव हो भी जाता था, तो बूढ़ा मुखिया बड़ी सूझबूझ के साथ उनके मन मुटाव को दूर कराकर उनमें फिर से मेल करा देता था। सारे गांव वाले बड़े प्रेम से मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते थे। दुर्भाग्य से एक बार वर्षा नहीं हुई। गांव के पास बहने वाली नदी और आसपास के तालाबों का जल सूख गया। कुओं में भी पानी कम हो गया। वर्षा न होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूख गई। जंगलों में पेड़ पौधे और घास सूख गई। पानी के साथ ही पशुओं के लिए चारे और गांव वासियों के लिए अन्न की कमी हो गई। पानी और चारों के अभाव में, पशुओं और अन्न के अभाव में गांव वासियों का जीना दुभर हो गया। एक दिन एक नौजवान ने अपने साथियों को अपने घर पर इकट्ठा करके कहा, साथियों, गांव की हालत तुम लोग देख ही रहे हो। दिन पर दिन गांव में चारों पानी और अन्न की कमी होती चली जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में 3-4 आदमी और 7-8 पशु मर गए, लेकिन गांव के बूढ़े मुखिया को कोई चिंता ही नहीं है। अगर यही हालत हालत रही तो थोड़े दिनों में पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। मैंने अपने पिता से कहा था, तो कहने लगे, हमारे मुखिया जी बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान है। वे कोई ऐसा उपाय सोच रहे हैं जिससे गांव वालों को संकट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक मुखिया जी उपाय सोचेंगे हम सब मर चुके होंगे। मैंने आज इसलिए गांव के सारे नौजवान को इकट्ठा किया है। इन बूढ़ों की बात छोड़ो, ये सब सठिया गए हैं। हम नौजवान हैं, हमारे पास जवान और ताजा दिमाग है। हम इन बूढ़ों से अधिक अच्छा सोच सकते हैं। इसका मतलब है तुमने इस संकट से छुटकारा पाने का जरूर कोई न कोई उपाय सोच रखा है। वह उपाय बताने के लिए तो मैंने गांव के तुम सब नौजवानों को बुलाया है। मेरी राय है कि खेती बाड़ी के लिए किसानों को बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए खेती बाड़ी करने की बात तो हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हमें किसी शहर में चलकर नौकरी करनी चाहिए। तुम्हारी बात सोले आने ठीक है। मेरी राय है कि मैं आज ही गांव से चल देना चाहिए। हम इस बूढ़े मुखिया के सुझाव का अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। तुम ठीक कहते हो। अगर हम मुखिया और उनके उनके साथियों की बात में आकर 2-4 दिन रुक भी गए तो क्या लाभ होगा, क्योंकि मुखिया और उनके साथी अपने खेती बाड़ी का पुराना धंधा छोड़ना नहीं चाहते, जबकि हम लोग नौकरी करना चाहते हैं। तब ठीक है। जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वे शाम को अपना अपना जरूरी सामान और जिनके पास बैलगाड़ी हो लेकर यहाँ पहुंच जाए, ताकि हम सूरज निकलने से पहले ठंडक ठंडक में काफी लंबा सफर तय कर सकें। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। चिंतित और भयभीत गांववासी गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, चारे के अभाव में सारे पशु एक एक कर मर गए। अन्न भी समाप्त हो चला। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे हैं। आप गांव के मुखिया बताइए, ऐसी हालत में क्या किया जाए। भाइयों, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। मेरा विचार है कि हम इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर चले जहां हमें पानी मिल जाए। वहीं अपना नया गांव बसा लेंगे और खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुखिया जी, वर्षा तो दूर दूर तक नहीं हुई है। ऐसा स्थान हमें कहाँ और कितनी दूर जाने पर मिलेगा। गांव में गिने चुने बैल रह गए हैं। क्या वे इतना सामान और इतने लोगों को ढोकर इतनी दूर ले जा सकेंगे। भाई, हिम्मत और समझदारी से काम लो। अगर हम लोग इस सामान के मोह में यहीं बैठे रहे तो एक न एक दिन भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हम जीवित रहे तो सामान फिर इकट्ठा हो जाएगा। यह तो आप ठीक कहते हैं मुखिया जी। सामान इंसान को पैदा नहीं कर सकता। हाँ, इंसान सामान को खो देने के बाद फिर इकट्ठा कर लेता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा सामान मकानों में बंद कर दो। गांव भर में जितना भी अन्न है इकट्ठा कर लो। जितना भी पानी मिले घड़ों में भर लो और इन दोनों चीजों को गाड़ियों में लाद कर ले चल दो। लेकिन मुखिया जी, ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ पानी भी है, उपजाऊ जमीन भी हो और हम लोग नया गांव बसाकर सुख से रह सकें। हमारे गांव से कुछ दूरी पर शुरू होने वाले रेगिस्तान के पार ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनसे नदियां निकलती है, झरने फूटते हैं। उन पहाड़ों की तराई में भरपूर पानी भी है और उपजाऊ जमीन भी है। वहीं हम अपना नया गांव बसा लेंगे और सुख से रहेंगे। और जब हमारा नया गांव बस जाएगा तो हम इस गांव में आकर अपना सामान निकाल कर ले जाएंगे। मुखिया जी का सुझाव बहुत ही उत्तम है।
हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चल देना चाहिए, क्योंकि नौजवान का एक दल पिछली शामी गांव छोड़कर जा चुका है। मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। चलो अच्छा ही हुआ जो वे लोग पहले चले गए, इससे हम लोगों को लाभ ही होगा। मुखिया की सलाह मानकर गांव वालों ने गांव में जितना भी अन्न मिला बोरियों में भरकर गाड़ियों में लाद लिया। पानी से भरे घड़े भी गाड़ियों में लाद लिए। बूढ़ों, बीमारों, स्त्री और बच्चों को गाड़ियों में बिठा दिया और फिर वे सब अपने पुरखों के पुराने गांव का अंतिम नमस्कार करके चल दिए। कुछ दूर जाने पर रेगिस्तान शुरू हो गया। एक बार जब मैं जवान था, इस रेगिस्तान में यात्रा कर चुका हूँ। मीलों तक न कोई पेड़ पौधा दिखाई देता है, न कोई आबादी। बहुत ही कठिन यात्रा है। कुछ भी कहो, मैं तो सभी गांव वालों के कहने पर अपने पूर्वजों का गांव छोड़कर चल पड़ा हूँ। मुझे बूढ़े मुखिया का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारा मुखिया सठिया गया है। बुढ़ापे में जैसे शरीर के अंग अंग काम करना बंद कर देते हैं, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। अगर सठिया न गया होता तो नौजवानों के उस काफिले के साथी क्यों न चल पड़ा होता, जिनके पास मोटे ताजे बैल थे। अब तक तो वह काफिला रेगिस्तान को पार भी कर चुका होगा। हमारे भूखे पैसे बैल उसके मोटे ताजे बैलों के साथ साथ तेजी से चले चलते, और हम भी उसके पीछे पीछे रेगिस्तान पार कर चुके होते। तुम दोनों मूर्ख हो। हमारा बूढ़ा मुखिया बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान है। वह कैसे? तुम देख रहे हो, जब से रेगिस्तान शुरू हुआ है, हमें पानी से भरे कुएं जगह जगह मिलते जा रहे हैं। हमें और हमारे पशुओं को पीने के लिए नहीं, नहाने धोने के लिए भी पानी मिल जाता है। हम गांव से जिन घड़ों में पानी भरकर चले थे, वे सब्जियों के तो भरे रखे हैं। यह तो तुम ठीक कहते हो, रेगिस्तान में कुआं खोदना आसान काम नहीं है। उस काफिले में सब जवान थे, इसलिए उन लोगों ने आसानी से कुएं खोद डाले। हमारे साथ जवानों की अपेक्षा बूढ़ों की संख्या अधिक है। हम लोग इतने गहरे कुएं खोद भी नहीं पाते। ओह, अब मैं समझा कि मुखिया ने नौजवान को काफिलों के साथ जाने से क्यों इनकार किए कर दिया था, और इस काफिलों को पहले जाने की आज्ञा क्यों दी थी। हाँ भाई, हमारा बूढ़ा मुखिया बहुत समझदार है। कुआं खोदना आसान काम नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसके साथी तपते हुए रेगिस्तान में कुआं खोदे और थक जाए। बूढ़े मुखिया की गाड़ी काफिले में सबसे आगे थी। वह चारों और सामने दूर तक नजर दौड़ते हुए न चल रहा था। कुछ दूर जाकर उसने अपने साथी गाड़ीवान से कहा, हम लोगों को चलते चलते देर हो गई, लेकिन अभी तक कोई कुआं दिखाई नहीं दिया। यहाँ से भीषण रेगिस्तान भी शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब कुएं बहुत दूर 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 मिलेंगे। हमें अपना पानी संभाल कर खर्च करना पड़ेगा। मुखिया जी, मैंने खूब पानी संभाल कर रखा है, आप चिंता न करें। हमारे पास इतना पानी है कि 15 दिन तक हमें पानी की कमी न पड़ेगी। अब हमें जहाँ जहाँ भी पानी मिलेगा, हम अपने घड़ों को पानी से भर लेंगे। हम अनिश्चित पर विश्वास नहीं कर सकते। मुखिया जी, उधर देखिए, बैलगाड़ियों का एक काफिला हमारी ओर ही चला आ रहा है। यह लोग इस ओर क्यों आ रहे हैं? इस ओर तो पहले अकाल पड़ा हुआ है। इन्हें ऐसा स्थान छोड़कर आने की क्या जरूरत पड़ गई, जहाँ पानी और अन्न की कोई कमी नहीं है। और इनकी गाड़ियों में जुटे ताकतवर और हट्टे कट्टे बैलों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग किसी ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहाँ पशुओं के लिए भरपूर चारा भी है। कौन हो सकते हैं ये लोग? तभी सामने से आने वाली गाड़ियां मुखिया की बैलगाड़ी के सामने पहुंचकर रुक गई। नमस्कार बाबा, लगता आप बहुत बहुत दूर से चले आ रहे हैं। आपके साथियों और आपकी गाड़ियों में जुते बैल बहुत ही थके दिखाई दे रहे हैं। आप चिंता न करें, सामने वाले रेत के टीलों के पार ही बहुत घना जंगल है। पेड़ों की घनी छाया में पहुंचते ही आप सबकी थकान मिट जाएगी। जंगल में नदी भी बह रही है, वहाँ कई तालाब और झीलें भी हैं। यह देखे, कमल और जलकुंभी के ये फूल हम इन्हीं झीलों तालाबों में से तोड़कर लाए हैं। और यह देखिए, हमारे भीगे हुए कपड़े। हम सब जंगल में से चले थे, तो वहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उन लोगों की बातें सुनकर बूढ़ा मुखिया सोच में पड़ गया। सामने से आने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कितने मूर्ख हैं ये लोग। उस और पानी ढोकर ले जा रहे हैं जहाँ कदम कदम पर तालाब, झीलें और नदियां हैं। सचमुच उस और पानी ढोकर ले जाना मूर्खता है। और बोझ, बाबा बेकार ही आप पानी ढो रहे हैं। अधिक बोझ होने के कारण गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। बैल भी अकारण ही थक रहे हैं। पानी से बड़े घड़ों को फेंक दीजिए। इन टीलों को पार करते आपको इन घड़ों में भरे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बोझा कम हो जाने पर आप घंटे भर में ही
इन टीलों के पास उस घने जंगल में पहुंच जाएंगे जहाँ पानी की कमी है ही नहीं है। मेरा कहना मानिए बाबा, और पानी से भरे इन घड़ों को फेंक दीजिए। इस अच्छी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आकाश के में बादलों को आते ही देख पानी से भरे घड़े फोड़ डालते हैं। फिर तुम बता रहे हो कि इन टीलों के पास पार घना जंगल है, वह नदी तालाब और झीलें हैं, वह मूसलाधार वर्षा भी हो रही है। जंगल में पहुंचते ही घड़ों से भरा पानी फेंक दूंगा। तुम्हारी इच्छा सलाह देना हमारा काम तो था ही, दे दी। अब अगर घड़ों में भरे पानी के बोझ से अपने बैलों को थकाकर मार डालना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। हम तो यह चाहते थे कि तुम्हारा काफिला जितनी जल्दी इस रेगिस्तान को पार करके कर ले उतना ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो शायद किसी की सलाह अच्छी ही नहीं लगती। अच्छा बाबा, नमस्कार, हम तो चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ। हमें बेकार ही अपनी बातों में उलझाकर इतनी देर कर दी। मुखिया के कुछ साथी जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे, उन लोगों के जाने के बाद कहने लगे, मैंने कहा था ना, हमारा बूढ़ा मुखिया सठिया गया है। जब इन टीलों के पार घने जंगल में पानी की कोई कमी नहीं है तो बेकार पानी ढोने से क्या लाभ। सच पूछो तो पानी से भरे इन गढ़ों के कारण ही हमारे बैल तेजी से नहीं चल पा रहे। मुखिया की जगह मैं होता तो सारा पानी फेंक देता। तो अभी क्या बिगड़ा है, चलकर सारा पानी फेंक देते हैं, चलो। मुखिया जी, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। जब इन टीलों के पार घने जंगल में पानी से भरी नदी, झीलें और तालाब हैं, तो फिर इस बोझे को ढोने की क्या जरूरत है। इन घड़ों को फेंक दीजिए ताकि हम दोपहर होने से पहले इन टीलों के पार घने जंगल में किसी नदी, झील या तालाब के किनारे पहुंच जाए। भाई, इंसान को हर काम सोच समझकर करना चाहिए। जानते हो ये लोग कौन थे? कौन थे ये लोग? मुझे लगता है ये लोग नरभक्षी राक्षस थे। हमें बहकाकर हमारा पानी फिकवा देना चाहते थे ताकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर पैसे तड़प कर मर जाए, और ये राक्षस हमें और हमारे बैलों को आसानी से खा डाले। लेकिन मुखिया जी, वे लोग तो बता रहे थे कि इन टीलों के पार घने जंगल है, जहाँ नदी है, झीलें है, तालाब है, और वहाँ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। सब झूठ है। यह पूरा रेगिस्तान मेरा देखा हुआ है। अभी कोसों घना जंगल तो दूर, छोटा सा पौधा भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन उनके वे भीगे कपड़े और कमल तथा जलकुंभी के फूल, मैंने बताया नहीं, यह सब लोगों को मार डालने की उनकी चाल थी। चलो गाड़ियों में बैठो और अच्छी अच्छी तरह गांठ बांध लो। हमें इसी पानी के सहारे इतना लंबा चौड़ा रेगिस्तान पार करना है। इन टीलों के बाद घने जंगल के बजाय तुम्हें दूर तक फैला रेगिस्तान ही मिलेगा। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। काफिला फिर आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ भी कहो, मैं बूढ़े मुखिया की इस बात को नहीं मान सकता कि वे लोग मानव भक्षी राक्षस थे। अब टीले दूरी कितने रह गए हैं? अगर इन जिलों को पार करने के बाद जंगल न दिखाई भी दिया तो मानना ही पड़ेगा कि बूढ़े मुखिया की बात सच है, और उसने पानी न फेंककर समझदारी का काम किया है। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि हमने नौजवान के काफिले के साथ न जाकर मूर्खता की थी है। अरे यह क्या, यह गाड़ियां और इंसानों तथा पशुओं की हड्डियों का ढेर कैसा दिखाई दे रहा है? यह तो नौजवान के उन काफिले की बैलगाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तब तो निश्चित रूप से हड्डियों के ये ढेर उसी काफिले में शामिल नौजवानों और उनके बैलों की हड्डियों के ही हैं। कुछ देर बाद बैलगाड़ी हड्डियों के उन ढेरों के पास पहुंचकर रुक गई। मुखिया जी, यह तो उसी काफिले की गाड़ियां दिखाई देती हैं जो हमसे पहले रवाना हुआ था। हाँ भाई, ये गाड़ियां उसी काफिले की हैं, और हड्डियों के ढेर उसी काफिले के अब आगे इंसानों और बैलों की हड्डियों के ढेर हैं। उन्हीं नरभक्षी राक्षसों ने इन्हें डाला होगा। इन हड्डियों के ढेरों और जहाँ ताप बिखरे खून के धब्बों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह काफिला यहाँ से 2 दिन पहले पहुंचा था। इन नरभक्षी राक्षसों ने उन लोगों के साथ वैसी कोई न कोई चाल चली होगी जैसे हमारे साथ चलना चाहते थे। हो सकता है ये राक्षस इन्हें बहकाकर उनके काफिले में शामिल हो गए हों, और फिर रात को जब वे सो रहे हों उन्होंने उन सबको मार डाला हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो इन टीलों के पीछे यह था राबरा नदी, झीलों और तालाबों से भरा घना जंगल, और जहाँ मूसलाधार वर्षा भी हो रही थी। मुखिया जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप वास्तव में बहुत दूरदर्शी और बुद्धिमान है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अकारण ही आप पर संदेह किया। मुझे भी क्षमा कर दीजिए मुखिया जी। भाई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
ये नरभक्षी राक्षस बातें इस ढंग से करते हैं कि लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। लेकिन मुखिया जी, आपको उन पर संदेह कैसे हुआ कि वे नरभक्षी राक्षस हैं? दो बातें थी जिन्होंने मेरे मन में संदेह नहीं, विश्वास पैदा कर दिया कि ये साधारण हम तुम जैसे इंसान नहीं है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इन टीलों के पीछे घना जंगल है, जहाँ नदियां, झील और तालाब हैं, और जहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही है। आपने यह कैसे जान लिया था कि वे झूठ बोल रहे हैं? जब उन्होंने यह कहा था कि टीलों के पार मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो मैंने आकाश की ओर देखा था। मुझे दूर तक बादल का नन्हा सा टुकड़ा तक नहीं दिखा दिया, और न हवा में ठंडक ही महसूस हुई थी। हम लोगों ने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। खैर खैर, दूसरी बात, तभी मुझे संदेह हो गया था। फिर मैंने बड़े ध्यान से उनकी आंखें देखी थी। उनकी आंखें हम लोगों जैसी नहीं थी, राक्षसों जैसी, बिल्कुल गोल, गहरी, सुर्ख और बेहद चमकीली थी। हे भगवान! उधर देखो, वे जा रही हैं, उनकी गाड़ियां। इनके डील डोल देखो, क्या वे हम जैसे साधारण निशान दिखाई देते हैं? वह देखो, वे उन टीलों पर चढ़े हम लोगों की ओर ही देख रहे हैं। पछता रहे होंगे कि हमारी चाल बेकार गई। उन राक्षसों ने हम लोगों को भड़काने की बहुत कोशिश की थी। उन्हें उम्मीद थी कि हम लोग भड़का भड़का कर सारा पानी फेंक देंगे। मैंने तो तुम दोनों को बहुत ही पहले समझा था कि हमारे मुखिया जी बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान है। उनके होते हुए हमें कोई भय नहीं है। अगर हम नौजवान वाले काफिले में चले गए होते, तो इन ढेरों में हम लोगों की भी हड्डियां पड़ी होती। नरभक्षी राक्षस टीलों पर से उन्हें देख रहे थे। चलो लौट चलें। इस काफिले का बूढ़ा मुखिया बहुत ही समझदार और चतुर है। हमारी बातों पर उसने रत्ती भर विश्वास नहीं किया। चलो आगे चले, कोई न कोई बेवकूफ फंस ही जाएगा हमारे जाल में। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पे समाप्त होती है, और इससे आगे की जो कहानी है उसको मैं आगे पढ़ूंगा अगला पार्ट बना के। तो मिलते हैं इससे अगले पार्ट में, जातक कथा है पार्ट 2 में। और कहानी का शीर्षक होगा फलों का पेड़।